हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंटिन्यूअसली स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन कवर करता है या एक बड़ा सा अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अभी तक हमने जो है 9 वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपलोड किए थे, जो कि हमारे लैपटॉप से अपलोड किए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडियो तैयार हो रहा था। अब स्टूडियो चूंकि जो है बहुत अच्छे तरीके से एकदम तैयार हो चुका है, तो अब अपनी जो क्लासें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो भी है, सभी क्लासेस अब आप लोगों को हमारे स्मार्ट बोर्ड पर ही मिलने वाली है। तो आज से मैं पुनः जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला पोर्शन है, स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। और इसकी शुरुआत आज अपन करेंगे आज के बहुत ही शानदार से मोटिवेशनल कोट के साथ में, कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। कि खोल दे दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये जो है, आप लोग अपने आप से सुबह उठ करके कहें कि अभी जो हमारे पास में ये जो असफलताएं छोटी मोटी आ गई है, और हम हताश होकर के ये सोच रहे थे कि ये कर लू वो कर लू, अरे वो नहीं है आपकी मंजिल। आपकी मंजिल है सरकारी नौकरी पाना, और ये सरकारी नौकरी है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम मेहनत कर रहे थे रात दिन, और अब हमारे पास में मौका है, तो हम इस मौके पर चक्का उड़ा करके जो है सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो मैंने कल जो मतलब आपकी जो भी लास्ट क्लास थी, कल नहीं मतलब इससे पहले जो भी लास्ट क्लास थी, 9th सेशन जो था, उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि भारत के द्वारा 2017 में, कब, 2017 के अंदर, 2017 के अंदर 104 104 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ करके, वो भी सफलतापूर्वक लॉन्च करके, हमने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्या करा था? विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अभी तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। तो यानी एक साथ सर्वाधिक संख्या में जो उपग्रह छोड़ने का कार्य किया गया है, और उसका जो ये मतलब कह सकते हैं हम, इसका सौभाग्य मिला है, या जो इसकी कीर्तिमान इसको स्थापित किया है, वो भारत देश ही है। और भारत देश के इसरो ने ये करके दिखाया था, और जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। और चंद्रयान 3 आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है, अगर हो सकता है 23 अगस्त, मतलब आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने ये पहले रिकॉर्ड कर रखा है इसलिए कह रहा हूं, तो 23 अगस्त को ये सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। और नहीं कर पाया तो 26 या 27 अगस्त को ये जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाएगा चंद्रमा के ऊपर। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। अब ठीक है सर, चंद्रयान 3 तो है ना, अभी बहुत हाल ही चर्चाओं में रहा है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने देख लिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर मुझे है ना चंद्रयान 2 के बारे में नहीं पता। अरे भाई, चंद्रयान 2 जो है बेटा, वो 2019 के अंदर, कब, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ही चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित कर दिया गया था। इसीलिए 2023 के अंदर फिर हमने क्या लॉन्च किया, तो हमारा जो है 2000 चंद्रयान 3 जो है वो 2023 के अंदर हमने लॉन्च कर दिया। यानी देख लो, 4 साल ही लगे, 4 साल में सीधा दूसरा चंद्रयान 3, और वो भी सफलतापूर्वक। और पूरी उम्मीद है कि वो दक्षिणी छोर पर भी पहुंचेगा, तो पूरे विश्व में हम कीर्तिमान स्थापित करने की जो है मतलब कगार पर है बहुत जल्द। चलिए, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जो अनुसंधान, इस अंतरिक्ष के अंदर जो होते हैं, जो रिसर्च होती है, उस रिसर्च से रिलेटेड जो संगठनात्मक पूरा ढांचा है, यानी जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, यानी कि आपका इसरो किसके अंतर्गत आता है, क्या डायरेक्ट बस इसरो ही है, और भी बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, ये किस मंत्री के अंतर्गत आते हैं, कौन सा मंत्रालय है इनका, वो पूरा जो स्ट्रक्चर इनका है, स्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो तरीका है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में अपन बात करेंगे।
अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, काफी अच्छे से सुनिएगा और आपको समझ में भी आएगा, बहुत एकदम बारीकी से आपको जो है ये कवर करवा रहा हूं मैं। ऐसी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट डिटेल के अंदर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और इस पोस्ट यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत ही हमारे आते हैं स्पेस कमीशन। ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है उन्हीं के लिए है, ये नहीं। ये जो है प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो भारत का, उन्हीं के अंतर्गत आएगा आपका स्पेस कमीशन यानी अंतरिक्ष आयोग। मैं हिंदी में भी कुछ वर्ड जो है अगर आपको नहीं समझ में आए तो लिख दूंगा, अंतरिक्ष आयोग, है ना। समझ में आ गई बात। कौन सा आयोग? अंतरिक्ष आयोग। तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आने वाला एक आयोग है। फिर इसके अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग। लिख लीजिएगा आप हिंदी वाले, अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, बाकी नोट्स तो हिंदी में ही है लेकिन ये पूरा टेबल इंग्लिश में है इसलिए। तो अंतरिक्ष विभाग यानी प्रधानमंत्री, फिर अंतरिक्ष आयोग, फिर उसके अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग। अब अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत तीन चीजें आती है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कितनी चीजें आती है? तीन चीजें आ जाती है आपके आईसीसी। अभी आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है वो नीचे पूरा का पूरा, ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। इस शॉर्ट फॉर्म के जो भी लॉन्ग फॉर्म्स है, इनकी जो भी पूरी की पूरी फॉर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो अभी सिर्फ आप आईसीसी याद रखें। फिर है NNRMS। क्या? NNRMS। उसके बाद में है ADCOS। तो अंतरिक्ष विभाग के अंदर ये तीन और संस्थाएं आ जाती है। अब ये तीन संस्थाएं कौन कौन सी है सर? आईसीसी, NNRMS और आपका ADCOS, ये तीन संस्थाएं आती है। फिर इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत इससे पहले एक अपने चलता था एंट्रिक्स। क्या नाम था उसका? एंट्रिक्स, ANTRIX, एंट्रिक्स चलता था। और इस एंट्रिक्स के अंतर्गत जो है टोटल देखिएगा, पहला अपने चलता था NRSA, ये भी एक संस्था है अलग से। फिर PRL, फिर आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है NARL। ठीक है, क्या आ जाता है? NARL। और इसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाता है NESAC। और इसके बाद में पांचवें नंबर पर आ जाता है SCL। ये एंट्रिक्स के अंतर्गत आने वाली पांच अलग अलग विभाग या हम कह सकते हैं अलग अलग संस्थाएं थी। ठीक है, इनके बारे में अपन अभी आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आपके आ जाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब ये जो इसरो है इसके बारे में अपन बात करते हैं, और इसरो के अंतर्गत कौन कौन आएगा और क्या क्या आता है वो देखिएगा आप। इस इसरो के अंतर्गत भी लंबी चौड़ी लिस्ट है पूरी अपने पास में। तो इसरो के अंतर्गत कुछ तो अपने यूनिट्स हैं और कुछ अपने सेंटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स है? तो पहली यूनिट इसके अंतर्गत आ जाती है MCF। कौन सी आ जाती है? MCF। दूसरी आपकी आ जाती है ISTRAC। कौन सी आ जाती है? ISTRAC। फिर तीसरी आपकी आ जाती है IISU यानी IISU। इसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाती है LEOS। क्या आ जाता है? LEOS। इसके बाद में पांचवें नंबर पर आ जाता है DECU। क्या आ जाता है? DECU। तो इसरो के अंतर्गत आने वाली ये पांच यूनिट है, MCF, ISTRAC, इसके बाद में IISU, फिर LEOS। ठीक है, और इसके बाद में DECU, है ना। आवाज भी बैठ जाती है कई बार, तो पानी पी लेता हूँ भाई एक बार, है ना। आप भी पानी पी लीजिएगा। क्या है कि कंटिन्यूअसली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, समय जैसे ही मिला है आज। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये तो इसके अंतर्गत आने वाली यूनिट्स है।
इसके अलावा जो इसरो के अंतर्गत आने वाले सेंटर्स है, केंद्र जो है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका VSSC। अब ये VSSC की फुल फॉर्म क्या है सर? अभी आ रही है ना, ये देखो, ये नहीं, नीचे लिखी हुई है सभी, ठीक है, VSSC। दूसरा आपके आ जाता है LPSC। तीसरा आपके आ जाता है SDSC। और चौथा आपके आ जाता है आईजैक यानी कि ISAC। और आपके पांचवा आ जाता है SEC यानी कि SAC। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं पुनः ये स्ट्रक्चर आपके सामने थोड़ा सा छोटा करके लेकर के आऊंगा और आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। एक बार ये देखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे ये PDF नोट्स हमारे जो राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप है हमारा, वहां पर भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो कोई विद्यार्थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट नोट्स स्पेस टेक्नोलॉजी के चाहता हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी के चाहता हो, वो राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को डाउनलोड कर ले, है ना। वहां से आपको ये पूरे के पूरे रंगीन नोट्स ऐसे कैसे मिल जाएंगे अच्छे से एकदम। देखिए, अब रिवाइज करते हैं। तो भारत के अंदर जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, यानी स्पेस रिसर्च से रिलेटेड जो स्पेस रिसर्च होती है हमारे यहाँ पर, जो अंतरिक्ष से संबंधित जो अनुसंधान होता है, उसके अंदर जो संगठनात्मक ढांचा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आ जाता है स्पेस कमीशन, मैंने आपको बता दिया, है ना। प्राइम मिनिस्टर यानी PM, फिर स्पेस कमीशन, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके अंतर्गत तीन आपकी संस्थाएं आ जाती है, ICC, दूसरी NNRMS और तीसरा ADCOS। फिर आ जाता है अपना एंट्रिक्स, एंट्रिक्स के अंतर्गत पांच है, NRASA, फिर दूसरा PRL, फिर तीसरा NARL, और फिर चौथा NESAC, और पांचवा SCL। ठीक है, और फिर आता है आपका इसरो, जिसने अभी पूरे के पूरे विश्व के ऊपर भारत का झंडा फहरा रखा है, ये मान सकते हैं, परचम लहराया हुआ है। तो इसरो के अंतर्गत आती है यूनिट MCF, ISTRAC स्ट्रेस, IISU, LEOS लियोस, और DECU। इसके बाद सेंटर्स आ जाते हैं VSSE और LPSC, SDSC, ISAC और SAC। सर इन सब की फुल फॉर्म बता दीजिए अब जल्दी। हाँ बिल्कुल, अब इन सब की फुल फॉर्म ही बनने वाले हैं। चलो भाई, तो अब इनकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये आ गई, लो भाई, आपकी फुल फॉर्म, है ना। चलो, आपको अच्छे से दिख रहा हो तो मैं इतना ही रखूं क्या? चलो, बड़ा कर ही देता हूँ, है ना। ये लीजिए, एक मिनट, ये लो। तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ये आ गई सभी के सभी की फुल फॉर्म। देखिएगा, आप इनकी फुल फॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ पढ़ करके, बाकी आपको नोट्स में अच्छे से ये सब दिख जाएगी। PRL, तो PRL जो आया था, उस PRL की फुल फॉर्म है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपके आया था NARL, तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। फिर है NESAC, तो NESAC की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर आया था अभी जस्ट SCL, SCL का है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। तो अब आप सोच रहे होंगे सर, ये ना स्पेस टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर, न कहीं पर फिजिकल रिसर्च, न कहीं पर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, न ये कौन सी लेबोरेटरी आ रही है? अरे भाई देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप पढ़ रहे हो, स्पेस टेक्नोलॉजी की रिसर्च तो हो रही है, लेकिन उसके लिए जो सहायक अलग अलग लेबोरेटरीज हैं, वो सब भी तो इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ आपके स्पेस और इसरो और इन्हीं के अंतर्गत ये सब आते हैं, इसलिए। ठीक है, इसके बाद में IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसरो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में जो एंट्रिक्स नाम आया था, इसरो के जस्ट ऊपर एंट्रिक्स। ठीक है, एंट्रिक्स की फुल फॉर्म है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये खुद की कंपनी है, कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये। PSSC की फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। LPSC की फुल फॉर्म है लिक्विड प्रोपल्शन प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। और SDSC की फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ISAC की है इसरो सैटेलाइट सेंटर। और SAC जो सेक, जो कि आपका एक क्या है? अरे सेक क्या है? एक सेंटर है इसरो का,
और वो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और IPRC इन इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स। और IISU मैंने बताया था ना, IISU की फुल फॉर्म है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। DECU डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। इसके बाद में MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ISTRAC, तो ISTRAC ये है आपका इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। और लियोस LEOS, तो LEOS क्या है? लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम। ठीक है, जो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिक यानी कि प्रकाश से संबंधित जो सिस्टम है उसके लिए। इसके बाद में IIRS, तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये है इन सभी की फुल फॉर्म। सर क्या ये सभी फुल फॉर्म याद रखनी है? नहीं भाई, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी चीजें आपको याद हो। समझ में आई बात? इसके साथ साथ आपको बता दूं कि भाई जो है ना, देखो सब चीजें याद है नहीं है टेंशन नहीं लेना। आपको जो चीजें यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपको केवल इसलिए कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट में बने, इसके लिए जो है ये इतनी सारी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आने के चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि जनरली स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो करंट से पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? करंट अफेयर से, है ना। लेकिन हमें अगर करंट अफेयर को समझना है, अब जैसे चंद्रयान 3 छोड़ा गया, इसके अंदर कितने चरण है? अब ये चरण हमें पता ही नहीं है कि चरण होते क्या है, या इसके अंदर जो अपना क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है, CE जिसे कहा जाता है, अब वो CE 25 यूज हुआ, तो ये क्रायोजेनिक इंजन होते क्या है, ये कैसे बनते हैं, अगर ये पता होता है ना तो हमें एक थोड़ी सी चीजों को समझने में आसानी होती है। और हम अगर मेंस के अंदर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वहां कुछ लिख करके आ सके। इसके लिए ये थोड़ी बहुत चीजें जो है बताइए। बाकी इनके बारे में जैसे BSSC, SDSC, ICSA, LPSA, ये थोड़ी बहुत एंट्रिक्स वगैरह इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, किसी बच्चे ने अगर RAS का एग्जाम दिया हो तो उसे पता होगा कि जो लास्ट ईयर आपका मेंस हुआ है ना अभी जस्ट, उस मेंस के पहले आपके एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको टोटल 4 वैज्ञानिक यानी कि जो साइंटिस्ट है उनके नाम लिख के दे दिए थे। जिसके अंदर एक था आपके विक्रम साराभाई के बारे में, एक होमी जाकिर भाभा के बारे में था, एक APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में था, और एक और कोई थे। इन चारों वैज्ञानिकों के बारे में जस्ट नाम लिख करके दे दिया और कह दिया कि चारों वैज्ञानिकों का भारत के अंदर कौन से क्षेत्र में और कितना योगदान है, वर्णनात्मक वर्णन कीजिए। यानी पूरा डिस्क्राइब करके लिख करके आना था। तो वहां पर ऐसी जगह पर जो है फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे विक्रम साराभाई के नाम पर जो है आप ये एक सेंटर चलता है। सतीश धवन जी का नाम था शायद चौथा, तो सतीश धवन जी के नाम पर एक सेंटर चलता है। ये छोटी मोटी चीजें जो है आपको वहां पर हेल्प करेगी। बाकी आपके जो है अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां इतना ज्यादा डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये मैं आपको अभी ही कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने आगे एक एक जो अपन ने पढ़ा है उसके बारे में कि आखिर ये सब है कहाँ पर, है ना। जैसे आपने PRL पढ़ लिया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, लेकिन ये है कहाँ पर, ये करती क्या है, इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा PRL पहली संस्था आई थी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि आपके अहमदाबाद के अंदर है। कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर, गुजरात राज्य में। ठीक है, कहां पर है? गुजरात के अंदर। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा अहमदाबाद ऑप्शन में नहीं होगा, तो गुजरात राज्य के अंदर जो है आपका ये PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। सौर वेधशाला फतेह सागर झील, जो कि आपके उदयपुर के अंदर है, वहां पर जो है ये आपका फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का एक सेंटर, या आप ये कह सकते हैं एक सब सेंटर भी उपस्थित है। इसके अलावा इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर है, और जहां से ये राजस्थान एकेडमी आपके संचालित की जा रही है वहीं पर। ठीक है, तो ये माउंट आबू के अंदर लगा हुआ है। बेसिकली क्या लगा हुआ है सर? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी लगी हुई है, इसका एक सब सेंटर कह सकते हैं हम। और वो क्या करता है वहां पर? तो इंफ्रारेड जो होती है ना, अवरक्त किरणें जो होती है, उनकी ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, चलो
इसके बाद में NARL आ गया, तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो आपके है गंडकी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर है? गंडकी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका NARL यानी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो स्थित है। समझ में आ गई बात? इनके बारे में कई बार RAS मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपको जो है ये दे दी गई NARL है, आपका PRN है, आपका SDSC है और BSSC है, फिर इस तरफ जो है ये दे दिया कि ये कहाँ स्थित है, तो उस समय ये काम करेगा। इसलिए इन चीजों को थोड़ा पढ़ लेना। RAS के अंदर जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। एक बार तो हद ही कर दी इन्होंने, सब लोग सफलताओं के बारे में पूछते हैं। RAS के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि सब आपके इधर सैटेलाइट दे दिए और उधर उनके ईयर्स दे दिए, और पूछा कि ये बताइए कि ये जो इनके सीरीज के सैटेलाइट है कब असफल हुए, यानी अनसक्सेसफुल होने वाले जो आपके कह सकते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्यक्रम है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो फिर ये तो काम की चीज है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है NESAC। ये जो है आपके उमियाम शिंगलोंग मेघालय के अंदर है, ठीक है। सीओ जो है शिलोंग मेघालय के अंदर है NESAC, और NEAC जो SAC है उसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। फिर है SCL जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद में IIST, तो ये IIST जो है तिरुवनंतपुरम के अंदर है, केरल में। जिसका आपको बता दूं एक और अपडेट, नया लेटेस्ट अपडेट देता हूं मैं आपको कि आपका जो ये केरल राज्य है, ये केरल राज्य जो है ये अपना नाम बदलने के लिए अपना प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेज चुका है। सर अच्छा, ये क्या नाम चेंज करवा रहे हैं अपना? तो इनका कहना है कि जो केरल है वो पहले हमारा नाम केरलम था। क्या था? केरलम। और उस केरलम से ही ये केरल शब्द आया है। तो अब हमारी वापस पुनः इच्छा है कि जो ब्रिटिश काल में केरल बना था उसे पुनः केरलम कर दिया जाए। और हमारे भारत के वर्तमान के जो माननीय गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, उन्होंने कहा भी है कि हम जो है केरल का नाम बहुत जल्द केरलम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये केरल का नाम बहुत जल्द चेंज हो सकता है, केरलम। और केरलम जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा का वर्ड है। इसे हमारे पहले केरलम ही कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश काल में जो है इसका नाम चेंज करके केरल हो गया था। अब इसे पुनः केरलम करने की तैयारी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि IIST तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है और बाद में चेंज हो जाएगा तो केरलम याद रखना। इसरो आपको पता ही है सभी को, इसरो कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु के अंदर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। क्लियर है? चलो, इसके बाद में ये जो एंट्रिक्स है जिसका नाम बार बार आप ले रहे हैं कि ये एंट्रिक्स एंट्रिक्स एंट्रिक्स, क्या है ये एंट्रिक्स? तो ये एंट्रिक्स बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं, एक तरह से ये कंपनी है जो कि आपके बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और ये है काई के लिए? तो ये बेसिकली हमारे भारत में जो फॉरेन क्लाइंट्स यानी जो विदेशी ग्राहक होते हैं उन विदेशी ग्राहकों के लिए जो है आपके क्या है, ये एंट्रिक्स नामक संस्था जो कि बेंगलुरु के अंदर संचालित की जा रही है। तो ये एंट्रिक्स क्या है? आपके जो विदेशी ग्राहक है, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनके लिए ये काम करने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो एंट्रिक्स तो आपको समझ में आ ही गया है। अब एंट्रिक्स के बाद में बात करते हैं, एक मिनट है ना बस, ठीक है। अब देखो एंट्रिक्स के बारे में बता ही दिया है आपको, बेंगलुरु के अंदर स्थित है और मैं आपका जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसका जो कॉमर्शियल आर्म है, ये बेसिकली कॉमर्शियल आर्म मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि व्यवसायिक भुजा है। किसकी व्यवसायिक भुजा है ये? तो ये व्यवसायिक भुजा है आपके इसरो की। किसकी व्यवसायिक भुजा है? इसरो की। जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो व्यवसायिक यानी कि जो कॉमर्शियल यानी बेसिकली बिजनेस के पर्पज से जो भी फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह हमारे पास आते हैं उनके साथ में डील करना, उनकी पूरी बातों को सुनना वगैरह, जो भी बिजनेस पर्पज वगैरह जो भी हो, वो सब काम कौन देखता है? एंट्रिक्स देखता है। तो एंट्रिक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये
जो है इसरो का आपके कॉमर्शियल आर्म है, आर्म मतलब कि भुजा है उसकी, और ये बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, और ये केवल फॉरेन क्लाइंट्स के लिए है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आपके बेंगलुरु के अंदर ही चलती है, और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। और ये किसके लिए है, तो ये है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनके लिए, यानी फॉरेन के लोगों के लिए तो है एंट्रिक्स। और अगर कोई लोकल यानी भारत का कोई व्यक्ति जो ना आपके इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहा हो, और उसको जो है वैसा था हो, और वो चाहे कि मैं स्पेस के अंदर कुछ करना चाहता हूं, तो वहां पर फिर जो है आपके कौन होगा, तो आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है बेंगलुरु के अंदर, उससे बात करनी होगी। वो आपको बताएगा या वो आपके साथ में डील करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो ये संस्थाएं जो है कुछ अपने को याद रखनी है। इसके बाद में अब जो है हम अगले वीडियो से बात करेंगे किसके बारे में, तो हमारे जो इसरो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो भी फॉर्मर चेयरपर्सन है, यानी जो इसके पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां से लेकर के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वहां तक की कंप्लीट बातें करेंगे। और साथ ही साथ इनके द्वारा क्या क्या विशेष उपलब्धियां हासिल की गई है वो भी डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए, आपको मैं एक केवल बता देता हूं कि मैं कैसे डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले अगर व्यक्ति की बात की जाए जो हमारे इसके बने थे अध्यक्ष चेयरपर्सन, वो कौन थे? देखिए, मैं जैसे कि बात करूं, ये पहले दे रखे हैं हमारे विक्रम साराभाई की बकायदा फोटो है। ऐसे ही सभी जो भी रहे हैं उन सभी की फोटो आएगी। इसके बाद में उनका नाम विक्रम साराभाई, कब से कब, तो 1919 से लेकर 1971 तक इनकी लाइफ स्पेन है, यानी जो इनका जन्म का ये कह सकते हैं या इनका जीवन काल है वो 1919 में शुरू होता है, और 1971 में ये इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनका जो अध्यक्ष के यानी चेयरपर्सन के रूप में जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 1963 में हुआ था, और 1971 में उनका कार्यकाल जब डेथ हो गई तो समाप्त हो गया। 8 साल तक ये जो है हमारे इसरो के चेयरपर्सन रहे थे। अब इनकी कुछ विशेष उपलब्धि होगी तो वो भी बताई जाएगी। जैसे फाउंडर ऑफ इंस्कोबा इंस्कोप स्पार जो है एक अलग से चलाई गई कंपनी थी, अलग से चलाया गया संस्थान था, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। एंड वाइडली regarded as a father of Indian space program. His efforts led to creation of Indian Space Research Organization. तो विक्रम साराभाई ने इन सॉरी ये इनको स्पार जो है नाम से एक संस्था शुरू करी थी, और इसी संस्था के बाद में भारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य होना शुरू हुआ। इसीलिए विक्रम साराभाई को हमारे भारत के अंदर जो स्पेस प्रोग्राम है, जितने भी भारत के यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उनका जनक माना जाता है। और इन्हीं की बदौलत या इन्हीं के जो है इसको पार इस पार जो शुरू किया गया, उसी से मोटिवेट होकर के उसी को आगे बढ़ाते हुए इसरो जो है आज परचम लहरा रहा है। उस संस्था की शुरुआत या उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी, वो उसके प्रेरणा स्रोत विक्रम साराभाई ही थे। ठीक है, तो ऐसे पूरे एक एक चेयरपर्सन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा जाएगा, क्योंकि किसी भी चेयरपर्सन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार इवन जो है आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, और जिस प्रकार से आप पहले हमारे साथ में जुड़े हुए थे, अब पूरी उम्मीद है अब भी बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो इस प्यार को बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेगी आपको क्लासे रेगुलर, डेली देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।